वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। इन्वेस्टमेंट्स बहुत टाइप की हो सकती हैं, जिस तरह के गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स एंड सो फोर्थ। मैंने पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्वेस्टमेंट सिनेरियोज रहे हैं पिछले 20 साल के अंदर, उसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाई थी, बल्कि दो कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस बनाई थी डिफरेंट टाइम जोन्स के अंदर। तो आप उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो के खत्म होने के बाद मैं लिंक उन दोनों वीडियोस के लगा रहा हूं। अब बात करते हैं आज की वीडियो के ऊपर। आज की वीडियो के अंदर आप लोग जिस तरह से काफी अरसे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आज हम पीएसएक्स के डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के बारे में वीडियो बनाएंगे। मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि इस वीडियो के अंदर जितने भी मैं स्टॉक्स के नाम लूंगा, उसको आप मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ना समझे। मैं सिर्फ आपको एक फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया बता रहा हूं। मैं किस तरह से अपना स्टॉक्स लेते वक्त क्या क्या फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया अप्लाई करता हूं, और प्रॉब्ली इसके अंदर सारे फिल्टर, क्योंकि इस वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी। अगेन आप लोग कहते हैं कि वीडियोस की लेंथ लंबी हो जाती है। ट्राई करूंगा मैं कंसाइज रह सकूं, लेकिन मैं इसके अंदर जितना प्रोसेस कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा प्रोसेस आपको समझा सकूं। जो मेरा प्रोसेस है, उसके बाद जो फर्दर फिल्ट्रेशन होगी वो आपको खुद करनी होगी। लेकिन आपको एक ड्यू प्रोसेस समझ में आ जाएगा, ओवरऑल समझ में आ जाएगा कि डिविडेंड होते क्या है, किस तरह से आते हैं आपके बैंक अकाउंट के अंदर, क्या परसेंटेज होती है, किस तरह से उसको जज करना चाहिए, किस तरह से स्टॉक को जज करना चाहिए कि ये अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है कि नहीं है। विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, थोड़ा सा एक बता दूं मैं आपको, मेरा आज गला थोड़ा सा खराब है, तो शायद आपको आवाज में कुछ प्रॉब्लम हो। एनीवेज, लिस्टेड कंपनीज के अंदर, जो पीएसएक्स के अंदर या किसी भी, लेट्स से डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड बेसिकली आपको जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज होती हैं वो पे आउट्स देती हैं। सारी कंपनीज नहीं देती, कुछ कंपनीज पे आउट्स भी देती हैं। कुछ कंपनीज, लेट्स से यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो महीने के महीने पे आउट्स देती हैं। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात करें, तो कुछ कंपनीज आपको हर 3 महीने पे देती हैं, यानी कि क्वार्टरली देती हैं, कुछ 6 महीने पे देती हैं, हाफ ईयरली देती हैं, और कुछ एनुअली देती हैं। तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। और कुछ कंपनीज ऐसा भी करती हैं कि लेट से 1 साल डिविडेंड दिया उन्होंने और अगले साल डिविडेंड नहीं दिया, या फिर एकदम से 5 साल तक डिविडेंड नहीं दे रही थी और एकदम से डिविडेंड दे दिया। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो अगेन इस चीज़ को आप मेक श्योर कर लें कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर आपको पता है कि पास हिस्ट्री के अंदर 5 साल से ये कंपनी डिविडेंड दे रही है, तो और क्वार्टरली डिविडेंड दे रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगले क्वार्टर में वो डिविडेंड दे। मतलब चीज़ें चेंज होती रहती हैं कंपनीज के अंदर। जो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये डिसाइड करते हैं कि कितना डिविडेंड देना है कि नहीं देना है। तो इस चीज़ को भी अपने ज़हन में रखें कि ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी हर वक्त जिस तरह से प्रीवियसली डिविडेंड दिया है उसको फॉलो करे। तो हम सिर्फ पास्ट के रिकॉर्ड को एक तरह से इसको जज करने के लिए देख लेंगे, लेकिन इस चीज़ की गारंटी नहीं होती कि डिविडेंड हर कंपनी हर वक्त देती रहे। लेकिन क्योंकि अगर लेट से कोई कंपनी ने 5-6 साल से डिविडेंड दे रही है, तो प्रॉब्ली, और अगर कोई चीज़ मेजर चेंज नहीं हुई, तो प्रॉब्ली वो उसी तरह से डिविडेंड देती रहेगी। हम ये अजम्पशन के साथ चल रहे हैं। डिविडेंड बहुत अच्छा पैसिव इनकम आपको प्रोड्यूस करके देता है। एक तरह से इन्फ्लेशन प्रूफ पैसिव इनकम इसे कहना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो स्टॉक की वैल्यू है, जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं उनकी वैल्यू भी नीचे नहीं जाती है, और आपको डिविडेंड रेगुलरली मिल रहे होते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट आता है कि कभी कभी आपको लगता है कि ये लेट्स से यार 5%, 6% कुछ कंपनी दे रही होती है डिविडेंड साल का, उसमें क्या फ़ायदा है। इससे बेहतर तो आप सर्टिफिकेट्स ले लें गवर्नमेंट के, या किसी और इन्वेस्टमेंट स्कीम में डाल दें, तो 10% के करीब मिल जाएगा। तो वो एक अलग बहस है, क्योंकि उसके अंदर आपके जो जो इन्वेस्टमेंट है, सर्टिफिकेट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो फिक्स्ड होती है। इसके अंदर क्योंकि ये स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स के अंदर अगर कंपनी अच्छी परफॉर्म करेगी, तो उसके अंदर उसकी वैल्यू, उसके स्टॉक्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, तो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगी और डिविडेंड मिलेगा। अब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं कि किस तरह से आप फिल्ट्रेशन का पहला स्टेप ले सकते हैं। इसके लिए हमें लैपटॉप पे जाना पड़ेगा। मैं खोलता हूं यहाँ पर डीपीएस, जो डेटा पोर्टल है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का, dps.psx.com.pk। इसके ऊपर मैं लिंक वैसे लगा दूंगा इन सारी वेबसाइट के, जो मैं इस वीडियो के अंदर यूज़ करूंगा। वीडियो एडिट कर रहा था, तो मुझे ख्याल आया कि आपको बताऊं कि जो मैंने एक न्यूज़लेटर लिखा था अमेजॉन के बारे में, क्योंकि मैं यूएस के स्टॉक्स के अंदर भी इन्वेस्ट करता हूं, तो अमेजॉन के स्टॉक्स ऑलमोस्ट 20 टाइम्स चीप होने वाले हैं। कैसे होने वाले हैं आप इस न्यूज़लेटर में देख सकते हैं। मैंने न्यूज़लेटर का लिंक लगा रहा हूँ, आप इस न्यूज़लेटर में जाके देखें, और न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब भी कर दें, और वीडियो को भी लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सो सबसे पहले मैं डीपीएस की वेबसाइट खोलता हूँ। अच्छा, ये डीपीएस की वेबसाइट अगर किसी ने पहले नहीं देखी, तो आपको फिर मेरी पुरानी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। उसके अंदर मैंने कुछ जगहों पे इसका जिक्र किया है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। आपको मैं बताऊं कि आपको डिविडेंड लेने के लिए, अच्छा मैं ये तो बताना भूल ही गया आपको, कि डिविडेंड लेने के लिए आपके पास एक लाजमी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर अकाउंट होना चाहिए। उस ब्रोकर अकाउंट के थ्रू आप जो भी शेयर बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, वो उसके थ्रू करेंगे आप। वो जब उसके थ्रू करेंगे, तो फिर उसके बाद उनमें से कुछ स्टॉक्स, जैसे मैंने बताया कि डिविडेंड पेइंग होंगे, तो वो कुछ स्टॉक्स आपको हर क्वार्टरली, ईयरली, मंथली, मंथली तो नहीं खैर पाकिस्तान में होता, लेकिन क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, इस बेसिस के ऊपर आपको डिविडेंड पे करेंगे डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट के अंदर, जो आपने
लिंक किया होगा अपना, जब अकाउंट खोला होगा तो उसके अंदर आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं ये डेटा पोर्टल की। ये मैंने डेटा पोर्टल खोल लिया है dps.psx.com.pk। इसके अंदर ऊपर आपको नजर आएगा मार्केट के नाम से एक इसका लिंक, उसके अंदर स्टॉक स्क्रीनर के नाम से एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करें। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको लेके जाएगा बेसिकली स्टॉक स्क्रीनिंग के अंदर। ये आपको मल्टीपल फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया बताता है कि आप क्या क्या फिल्टर कर सकते हैं अपने क्राइटेरिया की बेसिस के ऊपर। सबसे पहले अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर सेक्टर्स हैं, आप इन सेक्टर्स के अंदर अगर आप चाहते हैं किसी भी स्टॉक को बाय करना, जैसे लेट से मैं इंजीनियरिंग की बात करते हैं। अब मैंने इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर ली तो सारे नीचे जो स्टॉक्स आ रहे हैं ये सारे इंजीनियरिंग के होंगे, और कोई फिल्टर अभी लगा नहीं है इसके ऊपर। लेकिन हम अभी कोई पर्टिकुलर सेक्टर की बात नहीं करेंगे, हम एक जनरल बात करते हैं। हम बात करते हैं इसके अंदर इंडेक्स की। अच्छा, इंडेक्स के अंदर मैं एक चीज करूंगा कि मैं सिर्फ टॉप 100 कंपनी जो केसी 100 के अंदर फॉल करती हैं मैं उसकी बात करूंगा। केसी 100 इंडेक्स के अंदर हमने सिलेक्शन कर ली है, तो अब मेरे पास यहाँ पर ऑलमोस्ट 100 कंपनी सेलेक्ट हो गई हैं। इसके अंदर मैं इसके अंदर सिलेक्शन करूंगा कि ये मुझे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स इसके अंदर मुझे सेलेक्ट करने। मार्केट कैप मैं छोड़ दूंगा क्योंकि मैंने केसी 100 सेलेक्ट कर लिया, तो मार्केट कैप इसके अंदर है नहीं। अच्छा, बाय द वे इसके अंदर फिल्ट्रेशन आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने केसी 100 सेलेक्ट किया, आप जरूरी नहीं कि केसी 100 सेलेक्ट करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी जो भी इन्वेस्टमेंट हो वो टॉप की 100 कंपनीज के अंदर हो सकता है आपको ज्यादा वैल्यू उससे नीचे की कंपनीज में मिल जाए, लेकिन वो थोड़े रिस्क के साथ होगी। तो मैं इसलिए आप अपना, अगेन मैं कह रहा हूं ना कि अपना फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया हर बंदे का अपना होता है। इसके अंदर मेरा जो फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया है वो ये है कि मैं इसके अंदर केसी 100 को ले रहा हूँ। मार्केट कैप अब मैं नहीं सेलेक्ट करूंगा क्योंकि ऑफ कोर्स उसके अंदर टॉप कंपनीज आ गई हैं, तो इसके अंदर हाई कैप की कंपनीज होंगी, यानी कि हाई वैल्यूएशन की कंपनीज होंगी। प्राइस इसके अंदर मैं नहीं सेलेक्ट कर रहा। प्राइस यानी कि स्टॉक की जो प्राइस है, मैं कहता हूं कि अगर वो 5 रुपए का हो या लेट से 25,000 रुपए का हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ अपने क्राइटेरिया के ऊपर जो भी स्टॉक है वो मिलना चाहिए। परसेंटेज चेंज या डे परसेंटेज इसको मैं चेंज नहीं करता। 1 ईयर परसेंटेज चेंज के अंदर मैं एक चीज सेलेक्ट करता हूँ कि मुझे वो स्टॉक्स चाहिए जिन्होंने एटलीस्ट लेट से उनका जो पिछले 1 साल का रिटर्न है वो कुछ नहीं तो 0% तो होना। मतलब डिविडेंड मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट उनका ये, क्योंकि इनिशियल फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया, इसके बाद अगले फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया भी आएंगे, लेकिन अभी का जो फिल्ट्रेशन है मेरे लिए वो ये कि इसका जो परसेंटेज 1 ईयर परसेंटेज चेंज है वो पॉजिटिव में कितना भी हो, लेकिन एटलीस्ट नेगेटिव में ना हो। तो 0% मैंने इसका रखा है कि 0 to anything पॉजिटिव, वो इसका 1 साल का स्टॉक के अंदर जो इसकी स्टॉक वैल्यू है वो बढ़ गई हो। यानी कि अगर फर्ज करें किसी भी स्टॉक को ले लें, लेट से वो 5 रुपए का था तो वो 4 रुपए का ना हो गया हो, वो 5 रुपए का हो तो 5.5 रुपए का हो गया हो, 4 रुपए का 5-6 रुपए का हो गया हो, लेकिन नीचे ना गया हो वो। तो हमने ये सिर्फ इसके अंदर मेक श्योर किया है। इसके बाद हम पीई रेशियो के अंदर, अभी मैं लेट से पीई रेशियो में नहीं डालता। वैसे पीई रेशियो आपको एक अर्निंग का बताता है कि कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो उसकी अर्निंग से कितनी रिलेट कर रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इस वक्त लो पीई के ऊपर चल रही है। इसका कंपैरिजन मैंने पहले भी बताया था कि यूएस की स्टॉक मार्केट्स लेट से इस वक्त जो है ना 30-35 पी के ऊपर है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इंडिया की स्टॉक मार्केट इस वक्त 25 के करीब चल रही है और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इस वक्त 5 या 6 के करीब चल रही है। तो बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक मार्केट है। अगर मैं इसके अंदर सिलेक्शन कर भी लूंगा पी रेशियो के हिसाब से, वो हम बाद में करते हैं जब हम फाइनली कोई स्टॉक आता है तो उसको देखने के लिए करते हैं। अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसके बाद डिविडेंड यील्ड सबसे इंपॉर्टेंट। डिविडेंड यील्ड आपके पास अगेन जीरो तो होगी ना, कुछ नहीं होगा तो जीरो होगा। तो मैं इसके अंदर इसको जीरो की जगह इसको लेट से मैं एटलीस्ट 5% कर देता हूँ, ठीक है ना। एटलीस्ट 5% हो, क्योंकि उसका रीजन क्या है, मैं 5% वाली कंपनी क्यों लेना चाहूंगा बाद में आपको समझ में आएगी बात। क्योंकि बहुत अच्छी कंपनीज हैं जो आपको सिर्फ 5% डिविडेंड यील्ड दे रही हैं, लेकिन उनके अंदर पोटेंशियल ऐसा हो सकता है कि उनकी प्राइस एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा हो जाए। तो हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि आपको लेट से कोई कंपनी डिविडेंड यील्ड दे रही हो लेट से 20% दे रही हो, लेकिन उसके स्टॉक की प्राइस लेट से 20% माइनस में चली गई हो, तो हमें ऐसी कंपनी नहीं चाहिए। हमें ऐसी कंपनी चाहिए जो अच्छी हो, जिसका डिविडेंड यील्ड रीजनेबल हो और उसकी स्टॉक प्राइस में नेगेटिविटी ना हो पीछे जितना पीछे टाइम गया। उसके बाद हम और चीज़ें भी देखेंगे, लेकिन अभी तक के फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया में ये रखा है हमने इसको। फ्लोटिंग शेयर्स हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, तो अभी मैं इसके अंदर फिल्टर नहीं लगा रहा। और 30 डे वॉल्यूम एवरेज भी मैं इस पर नहीं लगा रहा। तो मेरे पास जो अब फिल्ट्रेशन, ये फिल्ट्रेशन हो गई है। मैंने यहाँ पर फिल्टर जब लगाए थे तो इसके अंदर फिल्टर होके आ गए। इसके अंदर एक ही पेज आया है सर, और इसके अंदर मेरे पास कुछ कंपनीज आई हैं, जैसे मशहूर ज़माना एंग्रो की कंपनीज हैं, ईपीसीएल और ईफर्ड, यूबीएल बैंक है। इसके अलावा एनसीएल है, निशात चुनिया लिमिटेड, फातिमा आई थिंक फर्टिलाइजर, यस बैंक, अल फला, फैसल बैंक, एफएफसी,
बैंक अल हबीब, DCR, डॉलमेन सिटी रीट, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी, उसका लिंक भी लगा रहा हूँ इस वीडियो के बाद देखिएगा। बल्कि ईफर्ट के ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, उसका लिंक भी मैं लगा देता हूँ, वो भी अलग से जाके देखिएगा। तकरीबन कोई 4-5 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी और ईफर्ट उस वक्त मेरे ख्याल से 79 का था या इनफैक्ट 75 का था, आई डोंट नो। इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा उसकी प्राइस बढ़ गई है, और उसने डिविडेंड भी अच्छे दिए हैं। तो इफर्ट एंड DCR एज वेल, बोथ द जिनकी मैंने वीडियो बनाई थी, बहुत अच्छे स्टॉक रहे हैं पिछले 5-6 महीने के अंदर। इंटरलूप बहुत मशहूर कंपनी है, अगर आपने सुना हो, पाकिस्तान के अंदर सॉक्स एक्सपोर्टिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है जो एक्सपोर्ट करती है सॉक्स, इस तरह की जो वियर्स हैं। हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक है, उसके बाद अलाइड बैंक है, इंडस मोटर कंपनी जो टोयोटा बनाती है, मरी पेट्रोलियम है, और इसके बाद है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ARPL। अच्छा, इसके अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे बैंक्स हैं, तो अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है, लेट से आपको बैंक्स के अंदर नहीं करना फॉर सम रीज़न, फॉर योर रिलीजियस रीज़न, तो आप उसको छोड़ दें, आप बाकी सारे स्टॉक्स देख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ ये आपको। अच्छा, अब इसके अंदर आपको देख सकते हैं कि लेट से 1 ईयर परसेंटेज चेंज, आप इसमें सॉर्ट कर सकते हैं इसको। अब मैंने सॉर्ट किया तो आप देखें, फैसल बैंक ने 50% का अप्रिसिएशन दिया है अपने स्टॉक का, और जो पी रेशियो है वो 4 है इसका, जो कि बहुत अच्छा है, और डिविडेंड यील्ड इसकी 6% है। जो मैंने एग्जांपल दी थी ना आपको कि ऑल्दो के 6% डिविडेंड यील्ड है, लेकिन आपको 50% इसने प्राइस अप्रिसिएशन दी है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना पड़ेगा कि फैसल बैंक का ट्रेंड क्या है। इसी तरह मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ इसमें, ये मैंने खुद देखा था, इंडस मोटर कंपनी जो टोयोटा बनाती है कंपनी। अब इसके अंदर 1 ईयर चेंज आपको नजर आ रहा है तकरीबन कोई 18%, राइट, एंड देन डिविडेंड यील्ड आ रही है 10%। तो आप इसको स्ट्रेट अवे 28% कह सकते हैं एक साल का, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप इसका चार्ट देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। मैं आपको नेक्स्ट स्टेप के अंदर चार्ट दिखाता हूँ। मैं आपको अभी अभी आपको होपफुली ये चीज समझ में आ गई हो कि मेरा फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया, इनिशियल फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया क्या था। अब आपने ये देख लिया कि इनिशियल फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया क्या है, कि तो इसके अंदर से मैं कुछ स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ। मैं इसमें से सेलेक्ट करूंगा एंग्रो फर्टिलाइजर को, मैं इसमें से सेलेक्ट करूंगा DCR को, और मैं इसमें से सेलेक्ट करूंगा इंडस मोटर को। बाकी भी कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप अपने तौर पे अपनी हिसाब से देख सकते हैं। आप अपने कमेंट्स के अंदर मुझे बता सकते हैं कि आपके हिसाब से इन स्टॉक्स के अंदर कौन सा बेस्ट स्टॉक है। मेरे हिसाब से मैंने कुछ लिए में इसमें से स्टॉक, वो अच्छे हैं, ऑल्दो कि उसके अंदर कुछ स्टॉक्स अभी नेगेटिव में है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मेरे लिए अच्छे हैं। खैर, मैं अभी बात करूंगा इंडस मोटर की, एंग्रो फर्टिलाइजर की, और इसके अलावा मैं बात करता हूँ इसके अंदर DCR की। इन तीनों को हम अलग अलग इंडिविजुअल लेवल पे चेक करेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ वो ये कि एक और वेबसाइट है कराची स्टॉक्स की, kacstocks.com, ये वेबसाइट है, इसको ज़रूर देखिएगा। इसके अंदर एक बाकी चीज़ें तो आप देख लीजिएगा आराम से, लेकिन इसके अंदर एक लिंक है, यहाँ पर मॉड्यूल्स के अंदर लेफ्ट साइड पर आपको मिलेगा बुक क्लोजर्स का। इस पे क्लिक करेंगे आप, इस पे क्लिक करके आपको यहाँ ये नज़र आ जाएगा कि अपकमिंग बुक क्लोजर्स का मतलब ये है कि जो आगे जिन कंपनीज की बुक्स क्लोज होंगी और वो डिविडेंड्स अनाउंस करेंगे या नहीं करेंगे, या व्हाटएवर द रीजन, व्हाटएवर द केस इज, इसके अंदर आपको फिल्ट्रेशन में मिल जाएगा कि विद पे आउट, विदाउट पे आउट, और बुक क्लोजर्स विद पे आउट स्टार्टेड ड्यूरिंग द लास्ट 45 डेज। मेरे लिए इस वक्त विद पे आउट्स वाली कंपनीज इंपॉर्टेंट है। अगर आपको देखना है तो वो भी आप यही देखिएगा, विद पे आउट्स के अंदर अपकमिंग मंथ के अंदर कौन कौन सी कंपनीज है। तो मैं इसके अंदर अगर खोल के देखूं तो इसके अंदर जुबली लाइफ इंश्योरेंस, नेस्ले, ये मैं बाय द वे ये वीडियो बना रहा हूँ 26 मार्च 2022 को। तो इसके हिसाब से मैं ये दिखा दूं आपको कि इसके अंदर आगे जो बुक क्लोजर्स हैं उनकी डेट्स दिखाई हुई है, उन्होंने लास्ट क्लोज, जो लास्ट इन स्टॉक्स की वैल्यू थी वो बताई हुई है, फेस वैल्यू बताई हुई है। फेस वैल्यू हर स्टॉक की 10 रुपये होती है, उसकी बेसिस के ऊपर वो डिविडेंड अनाउंस कर रहे होते हैं। अब आप इसमें एक चीज़ देखें, अगर इसमें हमारे वो स्टॉक्स मिल जाएं, नहीं इसमें इस वक्त कोई भी नहीं है, क्योंकि उनका या तो स्टॉक्स के डिविडेंड आ चुके हैं, हाँ उनके आ चुके हैं, DCR का भी आ चुका है, इफर्ट का भी अनाउंस हो चुका है, और इसके अलावा इंडस मोटर का मुझे नहीं पता, क्योंकि इंडस मोटर मैं खुद होल्ड नहीं करता, ऑल्दो कि मैं सोच रहा हूँ कि अब उसको लूँ, लेकिन फिलहाल मैं होल्ड नहीं करता उसको। तो इसके अंदर एनीवेज, जैसे एग्जांपल ले लें नेस्ले की, नेस्ले के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके अंदर लास्ट क्लोज इसका जो प्राइस है वो 5,500 रुपये, ये 5,500 का स्टॉक है। इसके बाद इसकी जो बुक क्लोजर है वो 31 मार्च से लेकर 7 अप्रैल के दरमियान होगी। तो इस दरमियान में आप स्टॉक लेने का फायदा नहीं होगा, इससे पहले लेने का फायदा होगा अगर आपको डिविडेंड लेना है। खैर, डिविडेंड लेने के बाद मसला एक और चीज़ भी है कि डिविडेंड आप लेते हैं किसी भी कंपनी का तो उतने ही अमाउंट से वो शेयर नीचे गिर जाता है, और उसका रीज़न ये है कि भाई वो कंपनी अपने पैसे से, अपने पास से तो नहीं देगी ना, वो शेयर होल्डर्स के पैसों में से ही आपको डिविडेंड देगी। लेकिन फ़ायदा क्या होता है उसमें? फ़ायदा ये होता है कि बेसिकली
जो एंटिसिपेशन होती है वो ये कि जो अच्छी कंपनी है उसके स्टॉक ऑल्दो के गिर जाएगा लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ जाएगा। इसका एग्जांपल मैं ईफर्ट का दूंगा, ईफर्ट का अगले जब हम एनालिसिस करेंगे तो आपको दिखाऊंगा मैं। इसी तरह डॉल्मेन सिटी रीट का भी। नेस्ले की बात करें तो नेस्ले के अंदर 900% इन्होंने डिविडेंड दिया, यानी कि 90 रुपये का डिविडेंड दिया होगा। 900% एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू के ऊपर 900% बन रहा है, तो तकरीबन कोई ये 90 रुपये का आई थिंक डिविडेंड दिया होगा। तो उसके अंदर आप ये देखें कि इस तरह से आपको वैल्यू मिल जाएगी, डेट्स मिल जाएंगी। इस वेबसाइट पे जाके आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी मिल सकती है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। अगेन अपना दिमाग चलाएं थोड़ा सा। ये मैंने सिर्फ वेबसाइट बता दी है, अब आप उसको आगे जाके देखें। मैंने सिर्फ आपको इसलिए बता दिया कि आप अगर देखना चाहें कि आपके पास कोई स्टॉक है या आप उसको कोई रिसर्च करना चाहते हो तो वो फर्दर नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ये इसका एक नेक्स्ट स्टेप है मेरे हिसाब से। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं, अगर फर्ज करें आपके पास जो जैसे मेरे पास ब्रोकरेज हाउस है मेरा, आरिफ हबीब लिमिटेड। मुझे उन्होंने एक एक्सेस दिया हुआ है, जो इनकी एनालिटिक्स है, इसी तरह की एनालिटिक्स का एक्सेस बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस, जो बाकी अच्छे ब्रोकरेज हाउस हैं, उन्होंने दिया हुआ है, क्योंकि इनके मॉड्यूल एक ही है बैक एंड के ऊपर और सॉफ्टवेयर एक ही है, लेकिन जो सामने फेस के ऊपर जो है वो उनका ब्रांडिंग अलग है। तो मेरे पास आरिफ हबीब का आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर फर्ज करें आपको एंग्रो फर्टिलाइजर का ही बताता हूँ। एंग्रो फर्टिलाइजर के अंदर मैं अगर इसको खोल के देखूँ तो इसके अंदर आपको नजर आएगा कि ये पूरी डिटेल्स के साथ आपको देगा कि इस स्टॉक का एक स्नैपशॉट मिल जाएगा आपको। आप ये देखें कि 1 साल के अंदर इसकी, बाय द वे मैं आपको इस प्राइस दिखाऊं तो मैंने शायद वीडियो यहाँ बनाई थी कोई, आई थिंक कोई, हाँ 70s में बनाई थी। 70s का स्टॉक था उस वक्त इसका, और इस वक्त 90s पे पहुंच गया। 20 रुपये बढ़ गए इसके स्टॉक के अंदर, और बीच में इसने आई थिंक 2 दफ़ा डिविडेंड भी दिया है, और अच्छा खासा डिविडेंड दिया है। अभी देखते हैं कितना डिविडेंड दिया है, लेकिन आप उसके स्टॉक की प्राइस देखें कहाँ पहुंच गई है। इस स्टॉक, ये दिस इज द बेस्ट स्टॉक इन माय पोर्टफोलियो, लेकिन इस स्टॉक के साथ एक मसला भी है, 2 मसले इनफैक्ट। उसको रखते हुए मैं हमेशा जहन में रखते हुए काम करता हूँ इस तरह के स्टॉक्स के ऊपर, क्योंकि देखने में बहुत सारी चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन आपको रिस्क मिटिगेशन भी करनी चाहिए। एनीवेज, अभी हम बात करें अगर इसकी पे आउट्स की, तो पे आउट्स अब इसी टूल के अंदर आपको पे आउट नजर आ जाएंगे। अब बाय द वे, अगर आपके पास ये इस टूल का एक्सेस नहीं है तो आपको जो स्टॉक स्क्रीनर मैंने दिखाया था ना, ये डीपीएस की वेबसाइट है, इसके ऊपर भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन इस पे बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन मिल जाती है। तो मैं इसको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास आपका ब्रोकरेज अकाउंट है अच्छी जगह पर, तो उनसे अगर एक्सेस नहीं है तो उसका एक्सेस ले लें। अच्छा, अब बात करें तो इसके अंदर आपको प्रीवियस हिस्ट्री मिलेगी कैश पे आउट्स की। देखें, इसके अंदर फरवरी 10 को एक डिक्लेरेशन हुई थी 5 रुपए की, अक्टूबर 13 को एक डिक्लेरेशन हुई थी 3 रुपए, 3.5 रुपए की। इस पर टैक्स भी लगता है, लेकिन टैक्स आप फाइलर है तो 15% पे लगेगा। जुलाई 30 को इनकी डिक्लेरेशन हुई थी 4 रुपए की। अप्रैल 19 को इनकी डिक्लेरेशन हुई थी लास्ट ईयर 4 रुपए की। तो ये सारी इनकी आपको नजर आ जाएगी कि किस तरह से इसकी डिविडेंड मिला है आपको। इसके अलावा यहाँ पर डिविडेंड यील्ड नजर आ रही है। 1 साल की डिविडेंड यील्ड 21% है इसकी। ठीक है, 1 साल की डिविडेंड यील्ड 21% है, और अगर 1 साल की मैं प्राइस अप्रिसिएशन देखूं तो वो तकरीबन कोई 62 से या 90 पे चला गया, तो 30 रुपये बढ़ गई है। तो यू कैन इमेजिन कि इसकी प्राइस कहाँ से कहाँ पहुंची है, डिविडेंड इसने कहाँ से कहाँ दिया है। ऑल इज वेल इन एंग्रो फर्टिलाइजर, लेकिन एज आई सेड, मैं कभी भी एक स्टॉक के ऊपर 20% से ज़्यादा अपना पोर्टफोलियो नहीं रखता हूँ। ये मेरा मैक्स आउट हो चुका है, इससे ज़्यादा मैं नहीं रखता हूँ। उसके 2-3 रीजन है, हाँ 3 रीजन है इनफैक्ट, 2 मैंने बताए थे। एक तो ये कि इसी ग्रुप की और कंपनीज हैं जिनको मैंने अपने पोर्टफोलियो में भी रखा हुआ है, तो वो थोड़ा सा मुझे स्केयर करता है, जिसमें एंग्रो पॉलीमर है जो मैंने रखा हुआ है। उसकी वजह से मुझे थोड़ी सी इसमें डर लगता है कि यार एक कंपनी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन कंपनी बहुत अच्छी है। अब जो नेक्स्ट बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें इसके अंदर, तो आप इसके अंदर यहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हैं कि ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इसका किस तरह से चल रहा है पिछले 2015 से लेकर 2021 तक, अभी तक परसेंटेज ग्रॉस प्रॉफिट कितना है इनका। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि इनका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो किस तरह चल रहा है, वो भी इनका ठीक है, उस हिसाब से ग्रो नहीं करा पिछले 3 साल में, लेकिन एटलीस्ट वो स्टेबल है अपनी जगह पर, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप ये देखें कि इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से रिटर्न्स ऑन शेयर आप यहाँ नजर आ रहा है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। 2015 में 6 रुपए का दिया था, 16 में 7 रुपए का दिया था, 17 में 8 रुपए का दिया था, 8.5 रुपए का, 18 में 11 रुपए का, 19 में 13 रुपए का, 2020 में 13 रुपए का, 2021 में 16.5 रुपए का। ट्रेलिंग 12 मंथ के अंदर 16.5 रुपए का अब तक दे चुके हैं, तो एक और क्वार्टर आना है अभी, तो होपफुली ये 20 रुपए तक, 20 से ऊपर पहुंच जाएगा। तो आप इमेजिन करें इसकी स्टॉक, किसी ने अगर इसके ज़्यादा स्टॉक्स लिए होते तो फिर क्या सिचुएशन होती।
अगेन 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 मैं कह रहा हूँ कि मेरी स्टॉक रिकमेंडेशन आपके लिए उस तरह से नहीं है, आप अपनी ड्यू डिलिजेंस करें और उसके बाद लें। अच्छा, डिविडेंड यील्ड आप इसके अंदर परसेंटेज में दिखा रहे हैं, परसेंटेज में इस वक्त तक 21% है डिविडेंड यील्ड। इसके अलावा जो प्राइस अप्रिसिएशन है वो अलग है। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें हैं, आप मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा इसके अंदर। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इसका जो पी रेशियो है वो भी आपको नजर आ रहा है, 4.82 है, विच इज़ वेरी गुड, नॉट नॉट टू बैड, नॉट टू हाई। इसके अलावा जो मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ इसके अंदर, वो ये कि इसका देखें पे आउट रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये पे आउट रेशियो जो है, ये आपको इस कंपनी का जो आपको नज़र आ रहा है, ये है मैं अगर इसको हाईलाइट कर सकूँ, इस वक्त हाईलाइट नहीं हो रहा है इस आपके अंदर। एनीवेज, पे आउट रेशियो अगर मैं जूम इन कर लूँ, यस, पे आउट रेशियो इसका 104%, 104%, 103%, 93%, पहले 88% था, उससे पहले 111% था, 103%। ये एक मेरे लिए कंसिडरेशन की बात है, कंसर्न की बात है। एक कंपनी जो भी पैसे कमा रही है, जो एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं उसके पास, वो ज़्यादातर शेयर होल्डर को वापस कर रही है, वो अपनी ग्रोथ में नहीं लगा रही। ये मैं समझूंगा इसको, क्योंकि इनका रिटेंशन रेशियो जो है वो -4% है लास्ट ईयर का, और इससे पहले भी -4.5% था। ये एक थोड़ा कंसर्निंग है कि ये कंपनी अपनी ग्रोथ में किस तरह पैसे लगाएगी अगर ये सारे प्रॉफिट को डिविडेंड्स के अंदर डाल देती है। अगर आपको, मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, अगर आपको कुछ और पता है, हो सकता है इनकी और कोई अर्निंग सोर्स हो जिसके थ्रू ये ग्रोथ कर रही हो, वो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा, कमेंट में लिख के दें। लेकिन मुझे इसका थोड़ा सा एक कंसर्न है। दूसरा कंसर्न ये है कि जिस तरह से गैस प्राइसेस पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं, जिस तरह से वॉर की सिचुएशन है, उसकी वजह से भी इस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। गैस, खासतौर पे गैस की वजह से पाकिस्तान में ओवरऑल जो अगले 3-4 साल में एक एक क्राइसिस आ सकता है गैस का, उसकी वजह से भी इस कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसी वजह से हर कंपनी जो इतना अच्छा प्रीवियस डेटा नज़र आ रहा है आपको, वो ज़रूरी नहीं है कि आपको फ्यूचर के अंदर भी परफॉर्म करके दिखा सके। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब एक और पॉइंट है, फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया के अंदर मैं अभी तक एंग्रो फर्टिलाइजर को देख रहा हूँ। मैंने कहा था कि आपसे 2 स्टॉक्स और भी देखूंगा, लेकिन वो मैं अभी आगे देखता हूँ। एक और चीज़ है, एक और वेबसाइट है जो एक और फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया जो मैं यूज़ करता हूँ, वो है एक वेबसाइट SC ट्रेड। मैं आपको एक काम करता हूँ कि गूगल के ऊपर आपको बताता हूँ कि किस तरह से सर्च करना है ताकि आप डायरेक्ट उस चीज़ पे पहुंचे। SC ट्रेड लिखें और उसके आगे जो ईफर्ट मैं लिख रहा हूँ, जैसे कोई भी सिंबल है आपका, वो लिखते हैं ताकि आपके पास डायरेक्ट वहाँ पर पहुंच जाए। तो SC ट्रेड का जो लिंक होगा, ये खोल लें, गूगल का पहला लिंक आ गया SC ट्रेड का, ईफर्ट का, एंग्रो फर्टिलाइजर का। मुझे उसमें आपको एक और चीज़ दिखानी है। वो चीज़ प्रॉब्ली आरिफ हबीब की जो एनालिटिक्स है, मुझे उसमें नज़र नहीं आई थी, हो सकता हो, लेकिन मुझे नज़र नहीं आई थी। मैं इसमें से देख लेता हूँ उसको। अब इसके अंदर भी आपको देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें वही जो आपको नज़र आ रही थी, और ये फ्री टूल है बाय द वे। तो इसके अंदर भी आपको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा, अगर आपको देखना है तो। अगेन मैं इसका लिंक लगा दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन अभी जो मुझे इसमें दिखाना है ना आपको, वो ये कि फंड्स होल्डिंग। फंड्स होल्डिंग क्या चीज़ है? फंड्स होल्डिंग का मतलब ये है कि ये जो स्टॉक है एंग्रो फर्टिलाइजर का, ये इस वक्त कौन कौन से म्यूचुअल फंड कितनी परसेंटेज में होल्ड किए हुए हैं। तो ये आप देखें कि ये फंड इस वक्त लेट्स से ABL का इस्लामिक पेंशन फंड, अल मीज़ान इस्लामिक फंड, अल एटलस इस्लामिक डेडिकेटेड फंड, एंड सो फोर्थ, बहुत सारे फंड्स हैं। JS ग्रोथ फंड, JS ग्रोथ फंड के ऊपर मैंने एक वीडियो, नहीं, JS मैंने ETF पे बनाई थी वो वीडियो, वो आप देख सकते हैं। उसका भी लिंक मैं लगा रहा हूँ। उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा बाय द वे, जो बेसिकली JS ने एक नया कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस कराया, मोमेंटम इन्वेस्टमेंट का। उस पर मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन उसका फॉलो अप वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं बनाऊंगा आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स 4 मंथ्स। 4 मंथ्स का जो एनालिसिस होगा मैं उसके अंदर डालूंगा, प्रॉबेबली अप्रैल के फर्स्ट वीक में मैं बनाऊंगा वो वीडियो। अभी आप इसको देखें कि इसके अंदर एंग्रो फर्टिलाइजर के अंदर जितनी भी आपको नजर आ रहे हैं, इसके जो एंग्रो फर्टिलाइजर के अंदर जिन जिन फंड्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है और कितनी परसेंटेज से इन्वेस्ट किया हुआ है। अब जैसे आप ये देखें कि सबसे ज़्यादा जो इस वक्त होल्डिंग है वो फैसल इस्लामिक डेडिकेटेड फंड की है, वो 12% उसने होल्ड किया हुआ है एंग्रो फर्टिलाइजर के स्टॉक को। JS मोमेंटम फैक्टर ने, ये वही ETF है, उसने 9.3% किया हुआ है। फैसल इस्लामिक पेंशन ने 7% किया हुआ है। तो इसी तरह आपको और साइज भी मिल जाएगा, और इसके अंदर और चीज़ भी इसके अंदर नज़र आ जाएंगी आपको। तो आप इसके अंदर देखना चाहते हैं तो इस वेबसाइट को भी देख सकते हैं। ये एक आपके पास आखिरी एक, आप ये समझें कि प्रूफ होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट सही जगह पे जा रही है, क्योंकि सारे फंड्स ने उसको होल्ड किया हुआ है। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसे पॉइंट्स भी आते हैं कि फंड मैनेजर्स भी गलती कर सकते हैं, बहुत सारे फंड मैनेजर्स भी गलती कर सकते हैं। तो अगेन, स्टॉक मार्केट इज नॉट वेरी सिंपल। हर चीज़ एक, इसीलिए मैं कहता हूँ ना, स्टॉक मार्केट के अंदर
ये लर्निंग प्रोसेस है, बहुत बड़ा लर्निंग प्रोसेस है। अगर कोई बोलता है ना कि मैंने 1 साल के अंदर स्टॉक मार्केट सीख लिया, मैं जो है ना जो करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, वो बिल्कुल गलत चीज़ है। और ख़ास तौर पे डे ट्रेडिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। डे ट्रेडिंग की पूरी एक साइंस है, जो कि मैं समझता हूँ कि शायद ना मुझे आ सकती है, ना मैं उस पे बिलीव करता हूँ। वो साइंस अपनी जगह पर होगी, लेकिन डे ट्रेडिंग मैं नहीं करता, ना मुझे वो मैं कभी भी करूँगा, ना किसी को एडवाइस करता हूँ। लेकिन ये ओवरऑल जो स्टॉक मार्केट को किस तरह से उसको आप लर्न कर सकते हैं, उसके अंदर किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके अंदर किस तरह से फ़ायदा ले सकते हैं, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया ना कि मैंने आपको मल्टीपल जो चीज़ें हैं वो फ़िल्ट्रेशन क्राइटेरिया आपको अब तक बता दिए, और इसके बाद भी आपको फ़र्दर चीज़ें खुद भी देखना पड़ेंगी। ये तो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं जो मैं खुद देख रहा होता हूँ। अच्छा, इसके बाद अगर हम पीछे जाएँ, जैसे हमने पीछे बात की थी कि इफर्ट के बारे में हमने बात कर ली, अब हम डॉल्मेन सिटी रीट के बारे में बात करते हैं। डॉल्मेन सिटी रीट को अगर हम देखें तो इसने कुछ अरसे में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उसके मल्टीपल रीजंस हैं, लेकिन अगर आप उसको 5 ईयर्स की इसका ट्रेंड देखेंगे ना, तो 5 ईयर्स के अंदर ये ऊपर नीचे होता रहा है। जब भी ये अपना डिविडेंड दे देता है, ये वापस नीचे चला जाता है और फिर ऊपर चले जाता है। बेसिकली ये रीट है, और रीट पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप वो जाके देख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आपको अभी रिसेंटली इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। 14 रुपीज़ का, 14.5 रुपीज़ का हो गया, और अगर किसी ने 11 रुपये का लिया था तो सोचें उसने ऑलरेडी तकरीबन कोई 3 रुपये 4 रुपये पर शेयर के ऊपर उसमें उसको प्रॉफिट मिल चुका है। इसकी अगर आप परफॉर्मेंस देखें, अच्छा इसके अंदर मैं अगेन वो बात करता हूँ, इसके अंदर मैं वो बात करता हूँ जो पे आउट रेशियो का हमने ईफर्ट में देखा था। इसके अंदर हम देखते हैं तो इनका पे आउट रेशियो आप देखेंगे, वो आप अगर इस स्क्रीन पे देखें तो यहाँ पर नजर आएगा कि ये 35% इनका पे आउट रेशियो है। तो ये रिटेंशन करते हैं 64% की। तो ये एक चीज़ है जो कि मुझे इस स्टॉक की अच्छी लगती है कि ये अपने ग्रोथ के अंदर भी मेंटेनेंस, जाहिर सी बात है मेंटेनेंस होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कंपनी के अंदर, इस तरह की रीट के अंदर जो बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स है जिसको ये चला रहे होंगे। तो इसके अंदर काफ़ी अच्छा इनका पे आउट है, लेकिन मतलब तकरीबन कोई 12% के करीब बन जाता है। लेकिन प्राइस अप्रिसिएशन भी हो सकती है, जो कि इस साल हुई है इसके अंदर। तो ये एक बहुत लॉन्ग टर्म स्टॉक है जो मैं लेकर भूल गया हूँ बेसिकली। आप ये सोचें कि कोविड के दरमियान भी इसने इतना बुरा परफॉर्म नहीं किया था, जब पूरी मार्केट नीचे चली गई थी। उस वक्त भी अगर आप इसका स्टॉक का ट्रेंड देखें ना, तो ये था बॉटम इसका। कोविड का जो बॉटम था वो आई थिंक ये नहीं था, बल्कि ये था, हाँ, ये ये नहीं था बल्कि ये था अप्रैल अप्रैल जो अप्रैल 2020 जो था, ये कोविड का बॉटम था, और इस वक्त इसकी 10 रुपए की प्राइस गई थी। और उसके बाद ये फॉर सम रीज़न यहाँ भी गई थी, लेकिन इसने इस वक्त इनका जो वो चल रहा था, इन्होंने पे आउट किया होगा, उस वजह से कम हुई होगी। लेकिन ये अगर आप कराची स्टॉक एक्सचेंज के ग्राफ लगा लें इसके सामने, तो आपको पता चलेगा कि ये जितना भी केसी स्टॉक एक्सचेंज नीचे चला जाए, ये अपनी जगह पर ही रहता है। और उसका रीज़न ये है, इसका बीटा बहुत कम है। बीटा बेसिकली होता क्या है, अगर आपको मैं दिखाऊं, इसका बीटा 0.2 है। अच्छा, बीटा के बारे में एक अलग, ये लंबा एक टॉपिक हो जाएगा, मैं अभी बता नहीं रहा। लेकिन आप ये समझ लें कि ये बीटा का मतलब ये होता है कि अगर कम से कम बीटा का मतलब ये है कि वो स्टॉक, जितना स्टॉक मार्केट डिविएट कर रही है, या जिस तरह से स्टॉक मार्केट की मूवमेंट है, ये बीटा अगर कम होगा तो स्टॉक उतना ही कम मूव करेगा। इस तरह के बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि 4.55 पे चल रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं वो स्टॉक्स। ये उस तरह से इम्पैक्ट नहीं होता, इसका बीटा इतना बहुत कम है। अच्छा, इसके बाद इसका पे आउट देख लेते हैं। तो इसका पे आउट अगर आप देखेंगे तो अगेन आपको 11% का पे आउट है। इस पर टैक्स लगेगा थोड़ा सा, तो वो आप 11% ही समझ लें इसका। और अगेन ये बहुत सेफ स्टॉक है। कुछ ना करने के लिए आपको एक तरह से रेंटल इनकम मिल रही है, प्रॉपर्टी की प्राइस अप्रिसिएशन होगी, तो वो आपको स्टॉक की फॉर्म के अंदर मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोयोटा इंडस की, जिसमें आपको याद है 28% इसने रिटर्न दिखाया था जब हम उसकी एनालिसिस कर रहे थे। मुझे आपको इसलिए दिखाना है ये कि एक जो मिसकॉन्सेप्ट है, अगर उस फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया के ऊपर ही सिर्फ रहते हुए आप अपने डिसीजन ले लेंगे, तो आपको मिसकॉन्सेप्ट क्या मिलेगा। 1 साल का जो इसका रिटर्न है वो आपको नजर आएगा यहाँ पर। बाय द वे, लेट से ये था पहले 1080 रुपये, और अभी ये हो गया है इस वक्त तकरीबन कोई 12, लेट से 1300 रुपये। तो तकरीबन कोई 250 रुपये से ऊपर का इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, यानी कि तकरीबन कोई 25% का इसमें फ़ायदा नज़र आ रहा है आपको स्टॉक के अंदर, लेकिन स्टॉक प्राइस के अंदर। लेकिन अगर आप इसको 3 ईयर्स पे लेके जाएंगे, तो आप देखेंगे कि यार यहाँ पर तो इसने कोई रिटर्न ही नहीं दिया 3 ईयर्स के ऊपर। ये यहाँ पर लेट से 1300 रुपये का था, और अभी भी 1300 रुपये का है। 5 ईयर्स के ऊपर लेके जाएंगे तो 5 ईयर्स के अंदर भी आपको नजर आएगा, बल्कि इनफैक्ट नुकसान हुआ है इसके अंदर। तो ऑल्दो के कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, ऑल्दो के सब कुछ ठीक है,
लेकिन हो सकता है पहले उसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा लगी हो, उस वजह से वो उसके बाद जब करेक्शन आई हो तो वो अपनी वैल्यू पे आ गया हो। इस वक्त इसकी ये पोजीशन है। तकरीबन पे आउट अगर बात करें तो पे आउट जो इसका डिविडेंड पेइंग है वो इसका तकरीबन आता है तकरीबन कोई 10% के करीब यील्ड है इसकी डिविडेंड पेइंग, विच इज़ नॉट बैड। लेकिन इस पॉइंट पे मेरे ख्याल से इसका ले सकते हैं, क्योंकि इतनी जो प्राइस थी वो आप देख सकते हैं इस वक्त ऑल टाइम लो तो नहीं है। अगर आप ऑल टाइम लो पे लेना चाहते हैं तो अगेन उसका थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पे लेना है तो आप एक इसका स्टॉक लेके रख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगेन इसके अंदर कुछ चीज़ें देख लें तो इसका बीटा भी कम है, इसका भी देख लें 0.3 है। इसका बीटा भी इसी तरह से है कि स्टॉक मार्केट कितना भी ऊपर नीचे कर ले, लेकिन ये इसके स्टॉक पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ये जितने भी आपको इम्पैक्ट्स नज़र आ रहे हैं ये डिविडेंड के टाइम पर जो पे आउट्स होते हैं उसके नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इसका पीई रेशियो जो देखेंगे वो 5.61 है, विच इज़ नॉट हाई। इसका मतलब है ये कंपनी जो है पोटेंशियल पे इस वक्त इसका जो इसकी प्राइस है वो नहीं है। बाय द वे, पाकिस्तान के किसी भी स्टॉक की, बहुत ज़्यादातर स्टॉक की सिवाय टेक्नोलॉजी स्टॉक के, ज़्यादातर स्टॉक्स की जो पीई रेशियो है वो इतना अच्छा नहीं है। इतना अच्छा नहीं है का मतलब ये है कि उनकी वैल्यूएशन कम है, अंडर वैल्यूड है इस वक्त पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट। ये अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है और थोड़े से अच्छे हालात होते हैं तो उसके अंदर आप देखेंगे कि पी रेशियो इसका बढ़ेगा तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट एकदम से ऊपर जाएगी। और यू नेवर नो कि ये कब होता है, मतलब हो सकता है अगले साल हो जाए, हो सकता है गवर्नमेंट चेंज हो तो उस वक्त हो जाए, हो सकता है गवर्नमेंट री इलेक्ट हो जाए तो उस वक्त हो जाए। यू नेवर नो कि ट्रिगरिंग पॉइंट क्या हो सकता है। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे इन द मार्केट। मार्केट के अंदर रहकर जो भी करना है करें। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि अपने सारे, अगेन मैं कहूँगा स्टॉक मार्केट के अंदर मैं जिस तरह से करता हूँ कि हर महीने एक फिक्स अमाउंट लगाता हूँ, और अगर स्टॉक मार्केट नीचे चली जाती है तो मैं फर्दर जो मेरा बजटेड अमाउंट है फर्दर मैं वो लगाता हूँ। उसके बाद मैं खामोश होकर बैठ जाता हूँ और अगले महीने का वेट करता हूँ। मैं कभी भी अपनी पूरी अमाउंट नहीं लगाता और फिक्स अमाउंट से ज़्यादा भी नहीं लगाता मैं। और उसका उसी की वजह से सेफ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट के अंदर, और खास तौर पे नए इन्वेस्टर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है ना कि स्टॉक मार्केट के अंदर जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे उससे आपकी दो चीज़ें इंप्रूव होंगी। एक तो आपका अपना कंपाउंडिंग जो आप कर सकते हैं वो इम्प्रूव होगी, जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो इम्प्रूव होगी, और दूसरा आपकी जो बेसिकली जो एक्सपीरियंस है वो भी कंपाउंड करेगा। इसलिए स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अर्ली अडॉप्टर्स के लिए। मेरे एक फ्रेंड थे, मुझे अभी एकदम से याद आया कि जो उन्होंने रिसेंटली बिटकॉइन को एक्सप्लोर किया और उनको लगा कि यार अब बिटकॉइन ही सब कुछ है, तो मुझसे बोलने लगे, काफ़ी बोल रहे थे मुझको कि यार मुझे इन्वेस्ट करना है। मैं उनको पहले तो मना करता रहा, लेकिन मैं समझ गया कि यार नहीं, इनका जो है ना हाल वही है जो मेरा 2011 के अंदर, जिस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, कि जो मेरा हाल था 2011 में, मैंने जब तक खुद से वो एक्सपीरियंस नहीं कर लिया था, मुझे नहीं समझ में आया था कि यार ये कोई चीज़ अच्छी है, कोई चीज़ बुरी है। तो ये थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। अब मुझे पता था उनका नुकसान होगा, तो मैंने कहा भाई अगर आपने अब सोच ही लिया है कि आपको अपना नुकसान करना है तो आप एक काम कीजिएगा, डोंट स्टार्ट विद द हाई नंबर, डोंट स्टार्ट विद लाइक लेट से $5,000 एक साथ डाल दें, ऐसा नहीं करें। आप डाल दें लेट से $500 से स्टार्ट करें, ठीक है ना। आपको पता चलेगा कि आपको कॉस्ट कहाँ कहाँ लग रही है। इसी तरह मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी बात करता हूँ कि आप थोड़े पैसों से स्टार्ट करें। 25,000 की लिमिट है कि आप अच्छे ब्रोकरेज हाउस में अकाउंट खोल सकते हैं, तो 25,000 से स्टार्ट करें, और उस 25,000 को अगले 2 महीने तक उसको यूज़ करें और उसको देखें कि क्या हो रहा है। क्योंकि आपको पूरे साइकिल में समझने में ही पूरा साल लग जाएगा। क्योंकि आपको ये बताऊँ मैं, जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं, आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपको पैसे कब आएँगे। बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलता कि ये पैसे आएँगे कैसे। पैसे ऐसे आते हैं, आपको आपका आईबैन नंबर देते हैं, आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आते हैं और ये अनाउंसमेंट होती है, और उससे तो क्यों ये पूरी साइकिल जब तक आपको नहीं पता चलेगी, पूरे साल की पूरी साइकिल नहीं पता चलेगी, जब तक आप काम नहीं कर सकते। आपको काम नहीं करना चाहिए। आप बहुत कम-कम पैसे डालते रहें, लोगों से पूछते रहें, मेरी वीडियोज़ देखते रहें, और इसके अलावा अपने ब्रोकरेज हाउस के अंदर कॉल करते रहें, उनसे पूछते रहें कि ऐसा कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स होती हैं उसके अंदर, वो भी पूछते रहें। हल्के-हल्के करके अपने अपने थॉट प्रोसेस स्टार्ट करें। मैंने डिविडेंड पेइंग स्टॉक मैंने आपको यहाँ 3 बताए, जो जिनमें से 2 मेरे पास हैं और 1 नहीं है। इसके अलावा भी और मेरे पास डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं। मैं अलग से कभी उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा कि मेरे पास और कौन-कौन से डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं। इसके अंदर मेक श्योर करें कि अपना लर्निंग पूरी रखें। लर्निंग करते रहें, लर्निंग की कोई ऐज नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती है। जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं लर्निंग करें। मैंने यहाँ पर एक वीडियो लगा रहा हूँ, उस वीडियो में मैंने बात की थी कि मैं किन मनी रूल्स को फॉलो करता हूँ। 20 मनी रूल्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है। उसके अंदर 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है, इसके 2 पार्ट्स और हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्यू एंड ए सेशन का भी लिंक है। इसके अंदर मैं नॉर्मली आपसे क्वेश्चंस लेता हूँ और मैं उसके आंसर्स करता हूँ। यहाँ पर आप उसका लिंक देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।